is me Ayushi and I welcome you to स्कोरशाला। बच्चों, अभी हमारा ये जो चैप्टर जो चल रहा था फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब नाउ इट्स टाइम कि इस पूरे चैप्टर की जो समरी है इसकी तरफ हम एक बार नजर डालें। ठीक है, मतलब कि इस पूरे चैप्टर में हमने जिन भी चीजों के बारे में बात करी है वो सारी की सारी आज के इस वीडियो में आप क्विकली रिवाइज करोगे। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर किन किन चीजों के बारे में देखा है। ठीक है, तो देखो बच्चों, फूड सिक्योरिटी का सबसे पहले अपन ने मीनिंग समझा था, फिर इसके कुछ डायमेंशन समझे थे और फिर इसकी जरूरत क्यों है, ठीक है, नीड इसकी क्या है, उसको अपन ने थोड़ा सा समझा था। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने आ सकता है वो यही होगा कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय फूड सिक्योरिटी। सो इसका मतलब क्या है? फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। मैंने आपको बोला था कि यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर 3 A's। ठीक है, आपको हमेशा जो 3 A's हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, सो फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल द पीपल एट ऑल द टाइम्स। मतलब हर समय में हर किसी व्यक्ति के लिए, हमारी इकोनॉमी में जितनी भी पॉपुलेशन उन सभी के लिए यहाँ पे फूड अवेलेबल हो, ठीक है, उनके एक्सेस में हो और वो उसको अफोर्ड कर पाए। इसी का मतलब होता है फूड सिक्योरिटी। ठीक है, अब इसके जो डायमेंशंस होते हैं वो कुछ अलग नहीं है, वो भी यही 3 चीज हैं। ठीक है, 3 A's आर द डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी। फिर अपन यहाँ पे बात करते हैं नीड की, कि यहाँ पे फूड सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों होती है, व्हाट इज द नीड ऑफ फूड सिक्योरिटी। सो फूड सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड टू हैंडल द सिचुएशन। अब यहाँ पे देखो, हमारी इकोनॉमी में काफी सारी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जिसको हमें हैंडल करना पड़ता है, और हैंडल किसके थ्रू किया जाता है? फूड सिक्योरिटी के थ्रू किया जाता है। अब वो सिचुएशन कौन सी हो सकती है? देखो, एक तो भुखमरी की सिचुएशन हो सकती है, फिर दूसरा हो सकता है किसी भी तरीके का नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, अगर किसी तरीके का नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, कोई अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट जैसी सिचुएशन हो जाती है, तो हमारे पास में एक बैकअप होना चाहिए, हमारे पास में, यानी कि हमारी इकोनॉमी के पास में। ठीक है, तो उस बैकअप की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इमरजेंसी के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे टू हैंडल द सिचुएशन ऑफ स्टार्वेशन, भुखमरी की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, एंड दिस इज नॉट नेशनल, दिस इज नेचुरल। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, सो आपदा। ओके, सो नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक्स, फेमाइन्स, फ्लड्स एटसेट्रा। ठीक है, सो आई होप कि अभी आपको जो इसका एक इंट्रोडक्शन पोर्शन है वो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई फूड सिक्योरिटी होती क्या है, इसके डायमेंशंस क्या क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब फूड इनसिक्योर, अभी अपन बात करें फूड सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी हम उसे ही तो प्रोवाइड करवाएंगे ना जो कि इनसिक्योर है। ठीक है, यहाँ पे हम किसी भी चीज को ठीक कब करते हैं? जब वो गलत होती है ना, तो हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो चीज इनसिक्योर है। अब सिक्योरिटी हम किसको प्रोवाइड करवा रहे हैं? कौन है ऐसे लोग जो कि इनसिक्योर है? इसको जरा समझिए। तो रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में, सोशल कॉम्पोजिशन में, इकोनॉमिक बैकवर्ड एरियाज में। रूरल एरियाज में कौन से ऐसे लोग होते हैं? देखो, रूरल एरियाज में बहुत से ऐसे लेबर होती है जिनके पास में खुद की जमीन नहीं होती है, या फिर अगर जमीन होती भी है तो छोटी मोटी जमीन होती है। ठीक है, कुछ ऐसे ट्रेडिशनल आर्टिस्ट होते हैं जिनकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, एक तरीके से उनके पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। ठीक है, फिर अपन अर्बन एरियाज की बात करें तो देखो, अर्बन एरियाज में कौन से लोग होते हैं? जो कैजुअल लेबर्स हो गए, ठीक है, जो लेबर्स मतलब ऐसे डेली वेजर्स वाले जो लेबर हो गए, है ना, बेगर्स जो होते हैं, तो ये लोग किसके अंडर में आ जाते हैं? अर्बन एरियाज में आ जाते हैं। सोशल, यहाँ पे अगर सोशल कॉम्पोजिशन की बात करें तो SC, STs, सम सेक्शंस ऑफ OBCs के बारे में भी अपन ने यहाँ पे बात करी है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज, अब बहुत से ऐसे एरियाज हैं जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को भी यहाँ पे फूड सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो ये सारे लोग क्या है? ये सारे लोग इनसिक्योर हैं, इस वजह से इनको गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है। देखो, अब एक एक करके समझ लो। रूरल एरियाज में कौन से लोग होते हैं? लैंडलेस पीपल विथ लिटिल और नो लैंड, फिर उसके बाद में ट्रेडिशनल आर्टिसंस, फिर उसके बाद में ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिशनल सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं। ठीक है, तो देखो, ये दोनों पॉइंट्स अपन समझ चुके हैं। ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइडर्स आप समझ चुके हो। पिटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, लेकिन उनके पास में इतना यहाँ पे आप ये चीज कह सकते हो कि उनकी अर्निंग्स इतनी नहीं होती हैं। ठीक है, बहुत ही मिनिमम अर्निंग्स वो लोग अर्न करते हैं, जिससे कि वो अपनी बेसिक सर्वाइवल वाली जो नीड्स है उसको भी वो पूरा नहीं कर पाते हैं। फिर आता है यहाँ पे डिस्ट्यूट्स इंक्लूडिंग बेगर्स। ठीक है, सो भिखारी वगैरह जो लोग होते हैं वो भी रूरल एरियाज में इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अर्बन एरियाज में कौन लोग होते हैं जिनको सिक्योरिटी की जरूरत होती है बच्चों?
सो द फैमिलीज हुज वर्किंग मेंबर्स आर एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशन। तो सबसे पहले तो बहुत सी ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनके फैमिली मेंबर्स कौन से ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉयड है जहां से उनको वेजेस जो है वो बहुत ही कम मिलती है, अनऑर्गेनाइज्ड, जिससे आप समझ सकते हो, ठीक है। द फैमिलीज हुज वर्किंग मेंबर्स आर एम्प्लॉयड इन कैजुअल लेबर मार्केट, या फिर जो कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिनके फैमिली मेंबर्स कहाँ पे एम्प्लॉयड है बच्चों, कैजुअल लेबर मार्केट के अंदर एम्प्लॉयड है। यानी कि ये ऐसा मार्केट है जहां पे कैजुअल वर्क किया जाता है, किसी दिन काम मिलता है तो वो चले जाते हैं, बहुत से ऐसे दिन होते हैं जिस दिन काम नहीं मिलता है तो वो घर में ही रहते हैं। तो मतलब इनकी जो टोटल अर्निंग होती है वो बहुत ही मिनिमम होती है। ओके, फिर अपन सोशल कॉम्पोजिशन की बात करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे अपन SC STs और OBCs के कुछ सेक्शंस अपन ने देखे थे, और यहाँ पे जो फोर्थ चीज जो कि आपको ध्यान रखिए, दैट इज विमेन। ओके, उसके बाद में इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज को भी आप समझ लो। देखो, ट्राइबल एंड रिमोट एरियाज इन बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे किसी तरीके के लोगों को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया जाता है, यहाँ पे एरिया को डिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। तो एरिया कौन कौन से, ट्राइबल एरियाज हो गए, रिमोट एरियाज ऑफ बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ईस्टर्न एंड सदर्न ईस्टर्न पार्ट्स। फिर उसके बाद में है रीजन्स मोर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर्स। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी रीजन्स होते हैं जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो सारे रीजन्स भी सिर्फ इसका पार्ट यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। तो इन रीजन्स को भी अक्सर गवर्नमेंट की हेल्प की जरूरत पड़ती रहती है फूड सिक्योरिटी के बेसिस में। नाउ अब अपन यहाँ पे बात करते हैं हंगर की। देखो, फूड सिक्योरिटी अब अपन समझ चुके हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। हमने ये समझ लिया कि उसका मतलब क्या होता है, उसके डायमेंशंस क्या होते हैं, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। फिर हमने ये भी देख लिया कि किन लोगों को अपन ने ये फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। डन, यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है उसका हमने एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। फिर अपन बात करते हैं बच्चों हंगर की, यानी कि भूख की। अब इसका मतलब क्या होता है, फिर इसके बारे में थोड़े से जो इसके डायमेंशन है उसको थोड़ा सा अपन समझेंगे। तो देखो, जब हंगर का मतलब अपन समझते हैं तो हंगर मतलब क्या होता है कि एक तरीके की ये इनसिक्योरिटी ही है, ठीक है। जो भी व्यक्ति यहाँ पे फूड सिक्योर्ड नहीं है, जिनके पास में बेसिक सर्वाइवल के लिए पैसा नहीं है, खाना नहीं खा सकते, ठीक है, जो इनसिक्योर्ड हैं खाने के रूप में, फूड के रूप में जो लोग इनसिक्योर्ड हैं, वो किसके शिकार है, वो हंगर के शिकार है, ठीक है। आप कनेक्ट करना हंगर को, आप किससे कनेक्ट करोगे, फूड सिक्योरिटी से कनेक्ट करना, ठीक है। सो इट इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। फूड इनसिक्योरिटी को दर्शाने का ये दूसरा एस्पेक्ट है, ठीक है। इट इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पोवर्टी, ये गरीबी दिखाने का एक एक्सप्रेशन नहीं है, उससे बहुत ऊंची चीज है। इट ब्रिंग्स अबाउट पोवर्टी, ठीक है। ये गरीबी लेके आता है, भुखमरी क्या लेके आती है, गरीबी लेके आती है, ठीक है। गरीबी की वजह से भुखमरी तो होती है, दैट इज फाइन, लेकिन भुखमरी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे गरीब हो जाता है आदमी, ठीक है। सो हंगर आपको क्या है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके डायमेंशंस जो है वो दो तरीके होते हैं, एक होता है क्रॉनिक और एक होता है सीजनल। क्या होता है क्रॉनिक, देखो क्रॉनिक यानी कि जैसे यहाँ पे वर्ड आता है क्रॉनिक, तो आपको एक चीज जो कि हमेशा ध्यान रखनी है, इट इज लो लेवल ऑफ इनकम। देखो, जिन लोगों की इनकम हमेशा लो रहती है तो वो क्या कर पाते हैं, वो कभी भी एक प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं कर पाते, प्रॉपर डाइट इनटेक नहीं कर पाते, कंज्यूम नहीं कर पाते। तो क्रॉनिक का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो कि कॉन्स्टेंटली भूखा है, ठीक है, वो कभी भी अच्छा क्वांटिटी, अच्छी क्वालिटी में खाना इनटेक नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बच्चों उसकी इनकम जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है। सो इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनएडिक्वेट डाइट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि प्रॉपर मात्रा में ना अच्छा मतलब प्रॉपर मात्रा में खाना नहीं खा पाते और ना अच्छी क्वालिटी का खाना खा पाते हैं, ठीक है, हमेशा। तो वो कौन सी हंगर का शिकार होते हैं, वो होते हैं क्रॉनिक हंगर का शिकार, ठीक है। फिर अपन यहाँ पे बात करते हैं सीजनल की। तो सीजनल जो है वो किससे रिलेटेड होता है, इट रिलेटेड टू साइकिल्स ऑफ फूड ग्रोइंग एंड इन्वेस्टिंग, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे हमारे एग्रीकल्चर के अंदर मोस्टली एक साइकिल चलती है, ठीक है। पहले क्या किया, पहले सोइंग की, मतलब बीज बोया, फिर उसको वेट इरिगेशन प्रोसेस हुआ, फिर वो हार्वेस्ट होगा, ठीक है। तो मतलब एक तरीके की साइकिल चलती है। तो ये वाली जो हंगर है, सीजनल हंगर, वो किससे रिलेटेड होती है, वो इसी से रिलेटेड होती है। यानी कि साल के कुछ महीने ऐसे होते हैं जब लोगों के पास में काम होता है और तब उनके पास में इनकम सोर्स भी होता है, लेकिन कुछ ऐसा टाइम भी होता है जब इन लोगों के पास में काम नहीं होता और इनकम सोर्स उनका जीरो हो जाता है। तब जिस तरीके के वो भूख के शिकार होते हैं वो होती है भूख सीजनल हंगर, ठीक है। इट इज द टाइप ऑफ हंगर विच इज सीजनल। क्लियर बच्चों? सो आई होप हंगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो, फूड सिक्योरिटी सिस्टम के ना दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इस सिक्योरिटी सिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक है बफर स्टॉक और दूसरा है पीडीएस। बफर स्टॉक एक तरीके से देखा जाए तो पीडीएस का ही पार्ट होता है। बफर स्टॉक में क्या होता है बच्चों, इसके अंदर ना हमारी गवर्नमेंट एक प्री अनाउंस्ड
प्राइस दे देती है सभी फार्मर्स को, और उस प्राइस पे जो भी फार्मर्स यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं और उनका जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है तो गवर्नमेंट उसको खरीदती है, ठीक है। और फिर खरीदने के बाद में क्या करती है, जो भी इनसिक्योर्ड लोग हैं, फूड इनसिक्योर्ड लोग हैं, उनको बहुत ही कम कीमतों पे जो हमारी गवर्नमेंट है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू यहाँ पे उनको दे देती है, ठीक है। सो देखो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के डायमेंशंस और मीनिंग। सो डायमेंशंस क्या है, राशनिंग एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। अब देखो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर किस तरीके से राशनिंग की जाती है और किस तरीके से यहाँ पे ये जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स बनाए गए हैं उसके बारे में अपन थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सो देखो बफर स्टॉक के बारे में थोड़ा सा आप समझो। सो इट इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। बफर स्टॉक क्या है बच्चों, एक तरीके का फूड ग्रेन्स का स्टॉक है, नेमली व्हीट एंड राइस। मोस्टली ये जो स्टॉक होता है ये किसका होता है, या तो व्हीट का होता है या फिर राइस का होता है। अब इसे प्रोक्योर कौन करता है, कौन अपने पास में इकट्ठा करके रखता है, गवर्नमेंट, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे इस काम के लिए एक बॉडी बनाई हुई है, FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नाउ द FCI परचेजेस व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स। अब ये जो बॉडी है गवर्नमेंट की क्या करती है, फार्मर्स से जो व्हीट है जो राइस है उसको परचेज करती है, ठीक है। और किस प्राइस पे परचेज करती है, प्री अनाउंस्ड प्राइस पे, पहले से अनाउंस कर देती है प्राइस कि भाई हम इस साल आपका जो भी आउटपुट होगा वो इस पर्टिकुलर प्राइस पे हम आपसे खरीदेंगे। इस प्राइस को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से इसे अपन जानते हैं, ठीक है। इन द स्टेट्स वेयर इट इज इन सरप्लस एट अ प्री अनाउंस्ड प्राइस which is known as minimum support price, ठीक है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, MSP के नाम से जिसे अपन जानते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के डायमेंशंस अपन समझ रहे हैं, राशनिंग, इसको राशनिंग को थोड़ा सा समझिएगा। सो द राशनिंग सिस्टम वाज रिवाइव्ड इन द वेक ऑफ एन एक्यूट फूड शॉर्टेज ड्यूरिंग 1960s। देखो ये जो राशनिंग सिस्टम है ना, ये कब यहाँ पे इसको कब अनाउंस किया गया था, कब इसको लेके आए गए थे, 1960s के अंदर एक मतलब एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी जहां पे फूड की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी, ठीक है। तब फिर सोचा कि नहीं हमें कुछ तो करना पड़ेगा, तब जाकर के राशनिंग सिस्टम यहाँ पे लेके आई थी हमारी सरकार। सो इन द मिड ऑफ 1970s 3 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स वर इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। 1970s के मिड में बहुत इंपॉर्टेंट 3 प्रोग्राम्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए थे, ठीक है, नेम्ड एज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ICDS एंड फूड फॉर वर्क, ठीक है। तो ये सबसे पहला हो गया आपका PDS, फिर ICDS एंड द थर्ड वन इज FFW यानी कि फूड फॉर वर्क। ओके बच्चों, अब यहाँ पे देखो पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम की यहाँ पे बात कर लेते हैं। सो एट प्रेजेंट देयर आर सेवरल पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स मोस्टली इन रूरल एरियाज। सो गरीबी को खत्म करने के लिए अभी करंटली बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, ठीक है। सम ऑफ द प्रोग्राम्स सच एज PDS, मिड डे मील्स एटसेट्रा आर एक्सक्लूसिवली फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स। अब देखो यहाँ पे जैसे PDS प्रोग्राम हो गया, मिड डे मील हो गया, तो ये एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम ही है, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इनहांसेस फूड सिक्योरिटी, ठीक है। सो बहुत से ऐसे पोवर्टी को खत्म करने वाले जो प्रोग्राम्स है वो क्या आपको क्या दर्शाते हैं, भूख मतलब ये जो फूड सिक्योरिटी है ना, उसको आपको दर्शाते हैं, ठीक है, कि इन प्रोग्राम्स के अंदर फूड की सिक्योरिटी भी दी जाती है। ओके, सो एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स ग्रेटली कंट्रीब्यूट टू फूड सिक्योरिटी। अब यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स भी बनाए हैं हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो उनका कंट्रीब्यूशन भी किसके साथ में है, फूड सिक्योरिटी के साथ में है, ठीक है। फूड सिक्योरिटी बाय इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द पुअर, तो उनका एक तरीके का विजन भी ये है कि भाई इनको क्या करना है, फूड सिक्योरिटी को बढ़ाना है, ठीक है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम दे करके। ओके, नाउ अब यहाँ पे PDS का मतलब समझ लो, इसका मतलब क्या है, सो इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड प्रोक्योर्ड बाय द FCI, जो कि FCI ने अपने पास में प्रोक्योर करके रखा हुआ है, किसके थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू। रेगुलेटेड राशन शॉप्स, यहाँ पे फिर क्या होती है, राशन शॉप्स जो रेगुलेट की जाती हैं, ठीक है, किन लोगों के लिए, फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो उन राशन शॉप्स में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो भी पुअर सेक्शन के लोग हैं हमारे, उनको यहाँ पे जो भी बेसिक चीजें हैं, ठीक है, जैसे शुगर है, कैरोसिन ऑयल है, व्हीट, राइस, ये सारी चीजें इनको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। सो अब राशन शॉप्स को हम और किस नाम से जानते हैं बच्चों, फेयर प्राइस शॉप के नाम से भी इसको अपन जानते हैं, ठीक है। रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी, फिर अपन ने बच्चों लास्ट में कोऑपरेटिव्स का रूल यहाँ पे समझा था कि भाई कोऑपरेटिव्स का क्या रूल मतलब रोल होता है, ठीक है, फूड सिक्योरिटी के सेंस में। नाउ द कोऑपरेटिव सोसाइटी सेट अप शॉप्स टू सेल लो प्राइस फूड्स टू पुअर पीपल। अब देखो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं क्या करती हैं, यहाँ पे ये लोग अपनी दुकान बनाती हैं, ठीक है, उस दुकान के अंदर
कम कीमतों पे जो भी गरीब लोग होते हैं उनको जो भी बेसिक नीड्स के मतलब बेसिक नीड्स होती हैं उनको वो सारे प्रोडक्ट्स उनको देती हैं, ठीक है। जैसे ये आटा वाटा और राइस, तेल, ठीक है, ये सारी चीजें, मसाले वगैरह, ये सारी बहुत ही कम कीमतों पे इन दुकान से उन लोगों को दिया जाता है। वेरियस कोऑपरेटिव्स लाइक मदर डेयरी इन दिल्ली, अमूल इन गुजरात, FPS इन तमिलनाडु आर रनिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी कोऑपरेटिव्स हैं जो कि हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में रन हो रही हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं, ये फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करती हैं टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। अलग अलग सेक्शंस, जो हमारी सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस हैं, उनको फूड सिक्योरिटी ये सभी के सभी कोऑपरेटिव्स इंश्योर करती हैं कि भाई हम आपको लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे ही। ओके, नाउ एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस यानी कि ADS इन महाराष्ट्र हैज facilitated a network of NGOs for setting up grain banks in different regions, ठीक है। So ADS ने क्या किया है कि काफी सारे ऐसे नेटवर्क सेट किए NGOs के साथ में, जो कि क्या सेटअप करते हैं, ग्रेन बैंक सेटअप करते हैं डिफरेंट रीजन्स में। ओके, नाउ ADS organizes training and capacity building program on food security for NGOs, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ADS है वो काफी सारे NGOs के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज करवाते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जिससे कि इन लोगों को सिखाया जाए कि भाई आप लोगों ने कैसे किस तरीके से फूड सिक्योर करना है, कैसे लोगों की हेल्प करनी है। ओके, ADS efforts are paying rich dividends as a successful and innovative food security। तो ये जो देखो ADS है, ये क्या है, एक तरीके का बहुत ही सक्सेसफुल और इनोवेटिव प्रोग्राम है, ठीक है, ऑफ फूड सिक्योरिटी इंटरवेंशन नेटवर्क, ठीक है बच्चों। तो ADS वाला जो भी पोर्शन है ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सभी चीजें जो है, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है, ये किसका रोल है, एक तरीके से कोऑपरेटिव्स का रोल है, कि मतलब जो हमारी कोऑपरेटिव्स होते हैं वो किस तरीके से हेल्प आउट करते हैं पुअरर सेक्शन को हमारी सोसाइटी के अंदर। ओके, सो ये सभी चीजें अपन ने पढ़ी हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर। सो आई होप कि आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। सो अगर कहीं पे कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।